हेलो, हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। जैसे कि 6 से 7 दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि जो ये समय है क्रिसमस का और न्यू ईयर का, ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है यहाँ पे। तो जो मेरा शेड्यूल था वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली है। पर ये 5 से 6 दिन से काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि उनके जो डाउट्स हैं वो मुझे क्लियर करने चाहिए। तो उनके रिप्लाई करने के बजाय मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर कि आप लोगों के सारे डाउट्स मैं ले लूँ और यहाँ पे आपके क्लियर कर दूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्या पता इसके अंदर मैंने आपका डाउट भी क्लियर किया हो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर जीएनएम यूके के अंदर अप्लाई कर सकता है क्या? हाँ, जीएनएम और बीएससी दोनों ही यहाँ पे यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही बैंड 5 यहाँ पे काम करते हैं। जीएनएम और बीएससी की सेम सैलरी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंड पे यहाँ पे काम करते हैं। चाहे आप बैंड 5 पे काम करते हैं, अगर आपके पास बीएससी है या जीएनएम है, दोनों ही बैंड 5 के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। जो जीएनएम है वो बैंड 4 के ऊपर काम नहीं करता है यहाँ पे। सेम उनकी जो लेवल है जीएनएम का, वो बीएससी के जैसा ही होता है। दूसरा सवाल आता है कि सर जो हमने अपनी जो डिग्री करी थी वो हमने दूसरे स्टेट से करी है। हम लोग जो काम करते हैं वो दूसरे स्टेट में काम करते हैं, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है और जो हमारी डिग्री है दोनों अलग अलग स्टेट के हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने अपनी डिग्री राजस्थान से कंप्लीट करी है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का है, तो क्या आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको जिस स्टेट से आपकी डिग्री है उसी स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और एक आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो किसी भी स्टेट काउंसिल का हो सकता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कहीं से पास आउट हैं, आपकी जो डिग्री है और जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो डिफरेंट स्टेट का भी है तो भी आप यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका सेम ही आपका स्टेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का और डिग्री का, तो आप कहीं से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, आईएनसी रजिस्ट्रेशन के लिए, आईएनसी अप्रूवल के लिए। अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो क्या आप यूके के अंदर काम कर सकते हैं? हाँ, आप यूके के अंदर काम कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको यूके में काम करना है तो आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर आपका जो कॉलेज है, आपकी जो डिग्री है, अगर आपके पास आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर स्टेट काउंसिल से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेट काउंसिल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आईएनसी कोई ज़रूरी नहीं है फिलहाल। अगर ऐसी कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर हमें ओईटी करनी चाहिए या फिर आइल्स करनी चाहिए? तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि ये आपकी खुद की प्रेफरेंस है कि आपको ओईटी करनी चाहिए या फिर आइल्स करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ओईटी ईजी है, इसलिए मैंने ओईटी चूज़ करी है, क्योंकि ओईटी के अंदर ज़्यादातर मेडिकल से पूछा जाता है। जो आपका एग्ज़ाम होता है ओईटी का, वो उसको नर्सिंग से रिलेटेड ही वहाँ से रिलेट किया जाता है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, इसलिए थोड़ा ईजी होता है ओईटी क्लियर करना एज़ कम्पेयर टू आइल्स। ये मेरा ख्याल है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओईटी करनी चाहिए या आइल्स करनी चाहिए। जो ओईटी की जो फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू आइल्स वो एक तरीके से डबल ही है, काफ़ी ज़्यादा है आइल्स से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं। पर जो लेवल है एग्ज़ाम क्लियर करने का तो काफ़ी ईजी पड़ता है ओईटी एज़ कम्पेयर टू आइल्स। ये मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए यूके में अप्लाई करने के लिए? तो यूके में अप्लाई करने के लिए अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी यूके में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि सर हमें कितने बेडेड हॉस्पिटल का हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए यूके में काम करने के लिए? तो देखो, बेडेड हॉस्पिटल का तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका जो हॉस्पिटल है जहाँ से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो 100 बेडेड नहीं है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। कोई इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने बेडेड हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर हमें हमारा जो गैप है वो कितना होना चाहिए, कितना गैप यहाँ पर एक्सेप्टेबल है? तो जैसे कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जो मेरा गैप था, मैंने जब यूके अप्लाई किया था तो मेरा यहाँ पे 2.5 साल का गैप था। उसके बाद मैंने यहाँ यूके में अप्लाई किया था और मुझे जॉब आराम से मिल गई थी। और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका जो गैप है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इस चीज़ की आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि अगर आपका गैप है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका गैप है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। जैसे कि जो मेरा 2.5 साल का गैप था उसके रिलेटेड मेरे से रीज़न मांगा गया था कि अगर आपका 2.5 साल का गैप है आपके एक्सपीरियंस के बीच में और आप जब अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो आपके उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे मेरा रीज़न यही था कि मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं ओईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, और काफ़ी सारे कुछ रीज़न्स थे जो कि मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिए थे। तो आपके पास रीज़न स्टेट करने के लिए आपके पास रीज़न होने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे काम करने में, तो आप अपना गैप वहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज की कि कितनी एज लिमिट है कि आप यहाँ पे यूके में अप्लाई कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स।
तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एज रेस्ट्रिक्शन, सो एज रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कितनी भी एज है तो भी आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं तो भी आप यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 40-45 साल के हैं तो क्या वर्थ है यहाँ पे आना। अगर आपने अपनी आधे से ज़्यादा जो आपकी लाइफ है वो अगर अपनी इंडिया में बिताई है, और अगर आप इंडिया में काम करते हैं 40 से 50 साल के आप हो गए हैं और वहाँ पे काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ पे काम करते हैं तो आपकी इनफ सैलरी होगी कि आप इंडिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या यहाँ आना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी जो एज का जो यहाँ पे है एज रेस्ट्रिक्शन, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इवन यहाँ पे लोग 40 से 50 साल के हो जाते हैं तब वो नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पे एज ए नर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं 40 से 50 साल के होने के बाद। तो यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन वाली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं CHO के बारे में। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हम CHO में एज ए CHO हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पे काम करते हैं, तो क्या हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड होगा। देखो, आपका एक्सपीरियंस कहीं का हो, जैसे मैंने आपको बताया है, आपका सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड होगा। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर आप CHO काम करते हैं तो जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी जो अथॉरिटी है, वो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं देगी, क्योंकि आपको शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट का वहाँ पे सीन है। तो उस चीज़ की आप लोग टेंशन मत लो, आप यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं भी देते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज ए फ्रेशर। और चाहे आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करें यहाँ पे यूके के अंदर, चाहे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो यूके के अंदर ज्वाइन करने का, चाहे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हो यूके में ज्वाइन करने का, सबकी सैलरी सेम रहेगी। चाहे वो 2022 का पास आउट हो या चाहे वो 2002 का पास आउट हो, सबकी सैलरी यहाँ पे सेम रहेगी। आप यहाँ पे एज ए बैंड 5 ही आएंगे, तो एक्सपीरियंस की आप टेंशन ना लें। और अगर आपके पास CHO का एक्सपीरियंस है पर आप उसको शो नहीं कर पा रहे हैं, पर यहाँ पे अगर आप आके बताते हैं कि मेरे पास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक्सपीरियंस है और आपको कम्युनिटी में काम करना है, तो आपकी प्रेफरेंस को थोड़ा यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाएगा और शायद आपको यहाँ पे कम्युनिटी मिल जाए यहाँ पे काम करने के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिपेंडेंट्स के बारे में कि क्या डिपेंडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे डिपेंडेंट एक नर्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे मेन सवाल ये आता है कि जैसे कि अगर एक नर्स यहाँ पे आती है अपनी OET क्लियर करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे 2 या 3 महीने बाद ही उनके डिपेंडेंट यहाँ पे आते हैं, तो क्या उनके साथ आ सकते हैं। जैसे ही नर्स यहाँ पे आती है यूके के अंदर, रजिस्टर्ड नर्स बन के यहाँ पे आती है, तो क्या उनके साथ उनके डिपेंडेंट आ सकते हैं। तो हाँ, उनके साथ भी उनके डिपेंडेंट आ सकते हैं। पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो अकोमोडेशन एक नर्स को यहाँ पे मिलता है अपनी OSCE की प्रिपरेशन के लिए, वो सिर्फ एक नर्स के लिए होता है, उनके डिपेंडेंट्स के लिए नहीं होता है। अगर उनके डिपेंडेंट आते हैं तो प्लीज़ आप अपने अकोमोडेशन का आपको खुद को अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और आपका जो एक्सपेंस है वो आपको खुद ही यहाँ पे उठाना पड़ेगा। आपका जो एक नर्स का एक्सपेंस है वो उसका हॉस्पिटल उठाता है, OSCE की प्रिपरेशन का एक्सपेंस, उनके रहने का एक्सपेंस, बाकी सारी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक हॉस्पिटल उठाता है। पर जो डिपेंडेंट आते हैं उनका एक्सपेंस उनको खुद उठाना पड़ेगा और उस नर्स को उठाना पड़ेगा जो उनको यहाँ पे लेके आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में कि सर वैकेंसीज़ थ्रू आउट द ईयर रहती हैं क्या। यहाँ पे ऐसा है कि वैकेंसीज़ थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। यहाँ पे जो नर्सिस की शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन आपने OET क्लियर किया, आपको खाली चेक करना है कि कहाँ पे वैकेंसीज़ हैं और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद सवाल आता है कि सर हम लोग OET कितनी बार दे सकते हैं साल के अंदर। तो OET के सीन ऐसा है कि अगर आप OET देते हो तो उसके 12 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। अगर आपको लगता है कि आपका OET क्लियर नहीं हुआ है, लगता क्या है, अगर आपका OET क्लियर नहीं होता है तो आप अपना OET दोबारा दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। OET सच में काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो वो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बार दे सकते हो, साल में कितनी बार एग्ज़ाम होता है। आप उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितनी बार उसको दे सकते हो वहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यूके आने का कॉस्ट कितना है। तो यूके आने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये लगेगा, ज़्यादा 1 लाख रुपये से ऊपर आपका नहीं लगेगा। उसके अंदर आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस, आपकी टिकट्स और आपका वीज़ा, आपका CBT की फ़ीस, OET की फ़ीस, जितनी भी चीज़ें हैं ज़ीरो से लेके यहाँ आने तक आपका सारा सिर्फ 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। 1 लाख से ऊपर आपका कोई भी खर्चा नहीं जाएगा, जो कि सारा का सारा आपका रिफंडेबल है। आप जैसे यहाँ पे आते हैं, अपना OSCE क्लियर करते हैं, तो जिस एजेंसी के थ्रू आप आए हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना रिफ़ंड मांग सकते हैं, रिफंड मांग सकते हैं, या फिर आप अपने NHS ट्रस्ट की तरफ से या जिस NHS ट्रस्ट में आप आ रहे हैं आप उनके वहाँ पे अपना ईमेल डाल के फिर एप्लीकेशन डाल के अपना रिफ़ंड मांग सकते हैं। ऐसे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लोग अपने आप ही आपका रिफ़ंड कर देते हैं, और जो आपका रिफ़ंड आएगा वो आपके इंडियन अकाउंट में आएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस अकाउंट में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि सर हमें एजेंट कब ढूंढना चाहिए। देखिए, एजेंट आप ढूंढें तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि आपसे वो पैसे ना मांगे कि 1 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए के लगेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले भी मेरी किसी से बात हुई थी, उनको मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि एजेंट्स यहाँ पे पैसे नहीं लेते हैं यहाँ पे रिक्रूट कराने के, क्योंकि जो NHS की तरफ से उन एजेंट्स को पहले से ही कमीशन मिलता है, पहले से ही पैसे मिलते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, तो वो आपसे कोई भी पैसे नहीं लेते हैं।
तो फिर भी लोग कंफ्यूज हैं कि फिर भी वो लोग जा रहे हैं एजेंट्स के पास, वहाँ पे जाके एजेंट जब उनके पास जाता है, इवन लोगों का OET क्लियर है, लोगों का IELTS क्लियर है, फिर भी एजेंट उनको ऐसे बोल रहे हैं कि हम आपको स्टूडेंट वीज़ा पे भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके OET क्लियर है, IELTS क्लियर है, तो आप यहाँ पे जॉब वीज़ा के ऊपर आएंगे, आपका 1 रुपये भी यहाँ पे नहीं लगेगा। इवन काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो आप आगे से आपको रुपए देती हैं कि आप हमारे यहाँ पे काम करवाएं, हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे यहाँ से प्रोसेस करवाएं, आपका जो प्रोसेस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी ऐसे एजेंसी ऐसे बोलती है कि हम 1 लाख रुपए लेंगे, 2 लाख रुपए लेंगे और आपको UK के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको भेजेंगे, ज़्यादातर ये अपने साइड हो रही है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप उनको बिल्कुल भी पैसे ना दें और इस चीज़ की आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। उसके बाद एक सवाल आता है कि सर हम UK आने के बाद कितने दिनों बाद हम लोग यहाँ से छुट्टी लेके इंडिया जा सकते हैं? अगर हमें कोई इमरजेंसी हो गई इंडिया के अंदर तो हम इंडिया कब जा सकते हैं? वैसे इंडिया में 2 साल हो गए हैं मैं इंडिया नहीं गया हूँ और मैं मई में इंडिया आ रहा हूँ। मई में मैंने मेरी छुट्टियाँ बुक करी हैं 2023 में, तो मैं इंडिया आ रहा हूँ। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे इसलिए मैं इंडिया नहीं गया था 2 साल से। बाकी जो मेरे साथ नर्सेज़ आई थी, और देखो ये ऐसा है कि आप जब यहाँ पे UK के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो आपके पास जो एनुअल लीव्स होती हैं आप उसको कभी भी ले सकते हैं, पूरे साल कभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब जाना चाहते हो इंडिया। अगर आपकी कुछ इमरजेंसी आ गई इंडिया के अंदर और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी इंडिया जाना है तो आप इंडिया जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद ही जा सकते हो, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद भी आप जा सकते हो। इवन मेरे यहाँ पे जब मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो एक लड़की थी, वो फ़िलीपींस से थी, वो यहाँ पे लैंड हुई थी और लैंड होने के जस्ट बाद उनके घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उनको वापस फ़िलीपींस जाना पड़ा। इवन उसकी भी नहीं हुई थी, उनकी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी। जिस दिन वो आई थी उनके नेक्स्ट डे ही उनके साथ ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो वो वापस फ़िलीपींस गई। फिर वहाँ से उनके दोबारा से टिकट यहीं के लोगों ने उनकी बुक करवाई है और वापस यहाँ पे आए हैं। तो अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी हो जाती है तो आप जा सकते हैं। बाकी एनुअल लीव्स आपकी हैं, आप उनको चाहे तो आप कैसे यूटिलाइज़ करें, चाहे आप इंडिया जाएँ, चाहे आप पेरिस जाएँ, चाहे आप लंदन जाएँ, आपकी मर्ज़ी है, आप उनको कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद ही इंडिया वापस जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सर हम लोग CBT और OSCE कितनी बार दे सकते हैं? तो जो CBT एक एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे कि एक एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने मेरा OET क्लियर किया, मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई, मतलब मैंने मेरा एक लॉगिन बनाया, उसके ऊपर मैं मेरा OET बुक करता हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम देता हूँ, मैं मेरा NMC करता हूँ, मैं मेरी CBT देता हूँ, मैं मेरा OSCE देता हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग एक एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेंट है जिसने अपना ये लॉगिन पासवर्ड वगैरह बनाया और उसके ऊपर ये सारे के सारे एक वे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपने OET क्लियर किया, आपने अपनी एक ID बनाई, अपनी जो ईमेल ID है उसके ऊपर आपने सारी चीज़ें करी, आपने NMC बनाया, अपने NMC का आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट किया, उसमें आपने मानो CBT दिया, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, आप फेल हो गए। उसके 10 दिन के बाद आप अपना सेकंड CBT बुक कर सकते हैं। आपने सेकंड CBT दिया, उसके अंदर भी आप फेल हो गए, फिर आप 10 दिन के बाद दोबारा से CBT बुक कर सकते हैं। अगर आपने थर्ड अटैम्प्ट दिया और थर्ड अटैम्प्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका फिर जो दोबारा से सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा, पर अपना जो OET रिजल्ट है आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, दोबारा NMC रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेम OET के साथ, फिर आपको दोबारा से आपको CBT देना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा से 3 बार आप CBT दे सकते हो। सेम यही OSCE का है कि आप सारा काम करने के बाद जब आप यहाँ पे UK में आते हैं तो आपका फर्स्ट OSCE अगर आपने दिया, अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सेकंड OSCE दोबारा आप देते हैं, अगर उसमें दोबारा फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, थर्ड OSCE में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको 0 से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपकी नई एप्लीकेशन बनेगी और उसके अंदर ही दोबारा से सारी चीज़ें होंगी। तो 3 अटैम्प्ट होते हैं बस, हर अटैम्प्ट के बीच में 10 दिन का एक गैप होता है। उसके बाद एक सवाल आता है कि सर हमारा PT का स्कोर काफ़ी अच्छा है तो हम UK में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए यहाँ पे UK के अंदर सिर्फ OET और IELTS ही वैलिड हैं और यहाँ पे UK के अंदर PTE वैलिड नहीं है। आपको मैं फिर से ये बात बता देता हूँ, जो भी मुझे ये सवाल करते हैं यहाँ पे, अगर आप OET क्लियर करते हैं तो जो OET का जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आपको B चाहिए और राइटिंग के अंदर C+ चाहिए। अगर आप IELTS करते हैं तो IELTS के अंदर अगर 2 चीज़ें आती हैं, एकेडमिक या जर्नल। अगर आपको UK के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो आपके पास IELTS एकेडमिक होना चाहिए जिसके अंदर आपका स्कोर होगा रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आपके 7 होने चाहिए और जो राइटिंग है उसके अंदर आपका 6.5 होना चाहिए। तो ये स्कोर हैं UK में काम करने के लिए। और सिर्फ आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपना IELTS एकेडमिक ही बुक करें, जनरल बुक ना करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये। तो मैं सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग बचे हुए डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।